नमस्कार एवरीवन। लोग हाजिर है अपने टाइम से, 7 बज चुका है। 2 मिनट हम लोग इंतजार कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है कि सभी लोगों को हमारा साउंड अच्छे से मिल रहा होगा। आप मुझे सुन पा रहे हैं? अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो चैट बॉक्स में जरा एक बार आप यस कमेंट कर देंगे। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो चैट बॉक्स। थैंक यू एसएम टेलीकॉम जी, थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू। ओके, तो आज का जो हमारा सेशन है, आज हम लोग बात करेंगे कि मोबाइल फोन में जितने भी कंपोनेंट्स लगे रहते हैं, सबसे पहले हम कंपोनेंट्स एंड मल्टीमीटर के बारे में जानेंगे। देखिए, होता क्या है कि हम लोगों का मेन टारगेट क्या है। मैं जो कह रहा हूँ थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। हम लोगों का मेन टारगेट होता है प्रॉब्लम को फाइंड करना, है ना। सब पूरी मोबाइल रिपेयरिंग का एक ही मकसद है कि प्रॉब्लम का पता चले एटलीस्ट कि सर मोबाइल में दिक्कत कहाँ से है और क्या हमें करने हैं, कौन सी परेशानी में क्या सॉल्यूशन करने हैं। लाइट नहीं आ रहा है, क्या काम करना है। तो देखिए, जिस तरह से हमारे शब्द, जैसे कि अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, इसके लिए भी हमें ABCD क ख ग घ की जरूरत है ना। जब तक हमें ये चीज का मालूम ना रहे, हमें एक बेसिक नॉलेज के बारे में पता ना रहे, तब तक आप एडवांस पे नहीं जा सकते हैं। अगर डायरेक्टली हम आपको एडवांस बताएं तो वो समझ से बाहर चले जाएंगे, वो चीज आपके समझ में बहुत ही कम आएगा, 2-4-5% ही आएगा। लेकिन अगर आप किसी भी चीज की शुरुआती बनावट से लेकर के पूरी स्ट्रक्चर को आप समझ लें, क्योंकि देखिए किसी भी चीज को रिपेयर करने के बारे रिपेयर करना अगर आप चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसके बारे में जानना पड़ेगा। जिस भी चीज को आप रिपेयर करना चाहते हैं, पूरी तरह से आप उसके बारे में जब आप समझ जाएंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं। तो उसके बारे में जानने का मतलब ये होता है कि उसके अंदर जो भी चीज लगाई गई है, जो भी कंपोनेंट्स है, चाहे वो रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, डायोड है, ट्रांजिस्टर है, मॉसफेट है, कॉइल्स हैं, इन सभी चीजों को अगर हम अच्छी तरह से समझ जाएं कि रेजिस्टेंस क्या काम करता है, कौन कौन से वैल्यू की रेजिस्टेंस का क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे मदरबोर्ड पे, ठीक है, तो चीजें बहुत ही आसान होती चली जाएगी। ओके, चलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर कर लेता हूं। अब मैं जो हमारा जो फ्रंट कैमरा है ये अब हट जाएगा। अब आपको दो कैमरेज दिखेंगे, एक मल्टीमीटर का और एक मदरबोर्ड का, ठीक है। देखिए, आप लोगों को हमारा स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। ओके, आप हमारा स्क्रीन देख पा रहे हैं। अभी क्या है, अभी जो आप हमारा स्क्रीन देख रहे हैं, इस स्क्रीन पे क्या है, मोबाइल फोन की काफी सारे स्पेयर पार्ट हैं। एक सेकंड में अपना पेन ओपन कर लेता हूँ। ओके एवरीवन, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं स्पेयर से। स्पेयर का मतलब हो गया
कि आपके फोन में ये सब सारी चीजें लगी रहती हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, तो जिसको कि हम लोग चार्जिंग बोर्ड फ्लेक्स भी कहते हैं। हाँ, मैं भी चाहता हूं कि अगर आप लोग फिलहाल चैट अभी नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए 1 घंटे की क्लासेस है ना, और चैट वैट नहीं करेंगे तो समझना आसान होगा लोगों को भी जो है। मेरा वीडियो और ऑडियो नहीं आ रहा है मिस्टर खान जी, आ रहा है। आप अपने मोबाइल फोन में जो है ना, लेफ्ट साइड में ऑडियो पे क्लिक कीजिए, ज्वाइन ऑडियो पे, तो आ जाएगा मिस्टर खान जी। और अगर इस्माइल सर आप जुड़े हुए हैं तो इनको पर्सनली मैसेज कर लीजिए। इस्माइल सर आप जुड़े हुए हैं तो आप पर्सनली मैसेज कर लीजिए। ठीक है, तो अभी आप जो सबसे ऊपर वाला स्पेस एरिया देख रहे हैं, ठीक है, ये देखिए। ओके, चार्जिंग पोर्ट फ्लेक्स। चार्जिंग पोर्ट फ्लेक्स का मतलब हो गया कि ये जो आप स्पेयर देख रहे हैं सबसे ऊपर का, इसमें क्या होता है ना कि आपका 4-5 चीज इसके साथ ही लगा होता है, जैसा कि हेडफोन, माइक, बैक बटन, चार्जिंग कनेक्टर, ये सब चीज एक सेट में ही लगा होता है, जिसको कि हम लोग चार्जिंग बोर्ड फ्लेक्स के नाम से जानते हैं। बहुत सारे मॉडल की अलग अलग आपको फ्लेक्स देखने को मिलेंगे। ये सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए है, एक अनुमान देने के लिए है कि हमारे मोबाइल फोन के अंदर जो स्पेयर होते हैं वो कौन कौन सा चीज होता है। आई बात समझ में? इतने सारे अभी हम लोग 90s लोग जुड़े हुए हैं, आखिर आपको ये समझ में आए कि हम ऑनलाइन मोबाइल रिपेयरिंग कैसे सीखते हैं, कैसे अगला हमें समझाता है, इस चीज को आपको एक्सपीरियंस करनी है, ठीक है, समझने का कोशिश करना है। और एवरीवन अगर हो सके तो कलम कॉपी ले करके आप क्लास में आइए। कलम कॉपी ले करके आप आएंगे तो इससे फायदा क्या होगा कि जो भी चीज आप चाहें उसको नोट डाउन कर सकते हैं। हालांकि वीडियो भी आपको मिल जाएगी, लेकिन वीडियो के भरोसे क्या होगा कि तब तक आप अगर भूल जाएं, आए बात समझ में कि क्या इंपोर्टेंट था हमारे लिए। तो अगर आप कलम कॉपी लेके बैठेंगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि मेन क्लासेस में आपको, ठीक है। ओके, तो स्पेयर में सबसे पहला चीज जो आपने ऊपर में देखा, चार्जिंग बोर्ड फ्लेक्स, इसको सीसी बोर्ड के भी नाम से जानते हैं। इस चीज को हम लोग सीसी बोर्ड के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। उसपे क्या होगा, आपको बोर्ड दिखेगा, चार्जिंग का बोर्ड दिखेगा। कोई बात नहीं है, वीडियो नहीं मिला है तो मैं एक चीज और बता देता हूँ। आपके ग्रुप में जो एडमिन है ना, आप उस एडमिन को भी मैसेज कर सकते हैं, या ग्रुप में भी आप मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे वीडियो नहीं मिला है, आपको वहां से वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया। आगे आप बढ़िए, ये नेक्स्ट स्टेप पे आ जाइए, जिसको कि हम लोग कहते हैं चार्जिंग पोर्ट, ठीक है। चार्जिंग पोर्ट बोलिए, या आप इसको सीसी भी कह सकते हैं। सीसी का मतलब चार्जिंग कनेक्टर। देखिए ये सारी चीजें मतलब जीरो लेवल की है, स्टेप्स में है, ये सब काम आप लोग करते हो। ऐसी बात नहीं है कि कुछ मैं नया बता रहा हूँ, है ना, ये कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी समझने की चीज है कि जो नए लोग हैं जिन्होंने मोबाइल रिपेयरिंग अभी स्टार्ट ही करा है, दुकान खोला ही है, वो अच्छे से पता नहीं है। तो अभी इस चार्जिंग पोर्ट में डिफरेंसेस क्या है, इस डिफरेंस को समझ लीजिए, ठीक है। देखिए ये जो चार्जिंग पोर्ट है ये आपका V8 है। V8 का मतलब होता है ये मात्र आपका 5 पिन का कनेक्टर होता है। कितना होता है? 5 पिन। ये जो कनेक्टर है आपका 5 पिन का होता है, जिसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो एक प्लस, ठीक है, एक माइनस, एक DM, एक DP, एक ID और एक ग्राउंड, ठीक है, एक ग्राउंड। हैंडराइटिंग नहीं बैठ रहा है, आप लिखोगे तो आप लिख लेना, ठीक है। प्लस माइनस, तो प्लस माइनस कितना होता है? 5.02 वोल्ट। इसको हम लोग भी बस लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भी बस लाइन, ठीक है। ये सब चीज याद रखना है, भी बस लाइन, ओके। तो ये चार्जिंग पोर्ट अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि ये आपका सैमसंग का है, ये आपका वीवो वगैरह में लगता है, ये आपका वीवो में भी है, सैमसंग में भी है, और ये सब टाइप सी है। ये वन प्लस वगैरह में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कई सारे मॉडलों में ये आपको देखने को मिलेगा। ये भी आपका
कई सारे मॉडलों में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये अलग अलग है। स्क्रीन पे स्क्रैचेस ना करें आप, डिस्टर्ब करने में क्यों लग जाते हैं। कुछ दोस्त लोग ऐसे हैं ना कि वो चाहते हैं कि भाई ना पढ़े ना दूसरे को पढ़ने दें, क्योंकि हमको तो सब आता है और सब लोग ज्ञानी हो जाएंगे तो हमको कौन पूछेगा। कुछ ऐसा भी हो सकता है लोगों का मकसद हो, है ना, कि सिर्फ मुझे पता हो बाकी लोगों को पता ही ना चले, फ्री में ही क्यों मिले, है ना। अरे भाई थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, आपको पता है तो बहुत अच्छा है, डिस्टर्ब ना कीजिए प्लीज। नेक्स्ट आते हैं सिम ट्रे। ठीक है, पहले देखिए सिम ट्रे जो है इस टाइप्स के भी फोन में लगे होते थे, आजकल तो हाइब्रिड सिम ट्रे है। हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब होता है उसके अंदर आप दो सिम कार्ड लगा सकते हैं, या तो एक सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ओल्ड मॉडल है, लेकिन नॉलेज के लिए है कि सिम ट्रे हमारा अब इस तरह का जो सिम ट्रे है वो मेन मदरबोर्ड पे अब हाइब्रिड में आ गया है। ठीक है, सिम ट्रे। नीचे आप आ जाएंगे तो ये नीचे का जो आप देख रहे हैं इसको स्पीकर या लाउड स्पीकर भी आप कह सकते हैं, स्पीकर या लाउड स्पीकर। ठीक है, यहाँ जो आप देख रहे हैं इसको बॉक्स, रिंगर बॉक्स भी हम लोग कहते हैं, रिंगर बॉक्स। ये जो आप देख रहे हो पूरा का पूरा रिंगर का सेट है, जिसको आप रिंगर बॉक्स कह सकते हो। ये क्या है आपका, रिंगर बॉक्स। ठीक है, रिंगर बॉक्स का मतलब ये हो गया कि इसकी क्वालिटी अच्छी निकलेगी, साउंड इसका अच्छा निकलेगा, और ये ओनली फॉर हो गया रिंगर। ये जो आप देख रहे हो लास्ट वाली, ये ओनली रिंगर हो गया, सिर्फ और सिर्फ स्पीकर। ओके, तो रिंगर बॉक्स और स्पीकर। इसके अलावा अगर हम स्पेयर की बात करें तो आपके मोबाइल में बैटरी है ना, वो सब दिखाने की तो जरूरत है नहीं, उतना तो आपने देखा ही है। टच है, होल्डर है, फ्रेम है ना, वो सब चीज उतना ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है, वो सब तो आप नॉर्मली देखते ही हो कोई फोन अगर आप खोलते हो तो। अगर इससे भी अगर आपको नहीं समझ में आए तो एक तरीका और मैं बता देता हूँ एवरीवन, कि अगर कोई भी फोन को आप पहली बार, ठीक है, किसी भी फोन को, जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से समझिएगा, किसी भी फोन को अगर आप पहली बार खोलने जा रहे हो फर्स्ट टाइम, मान लो चार्जिंग पिन बदलने के लिए, या मान लो डिस्प्ले बदलने के लिए, या मान लो बैटरी बदलने के लिए, फर्स्ट टाइम लाइफ में वो मोबाइल को आप खोलने जा रहे हो पहली बार, है ना, तो कैसे पता चलेगा कि भाई किधर से खोलेंगे, पहले आगे खोलेगा या पहले पीछे खोलेगा। इस तरह से बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो उस कंफ्यूजन को खत्म करने का एक आसान सा तरीका है कि आप थोड़ा सा YouTube का हेल्प ले लीजिए। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ YouTube का हेल्प ले लीजिए, क्योंकि देखिए हर मोबाइल को खोल करके तो या तो मैं ही नहीं दिखा सकता हूँ आपको, हर मॉडल तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो मैं आपको एक ऐसा क्लू दे देता हूँ कि उसके माध्यम से आप आसानी से खोल पाओगे। कुछ इस तरह से मैं आपको समझाता हूँ। देखो, कोई भी मोबाइल अगर आपको खोलनी है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे कि मान लो सैमसंग S10, सैमसंग S10 डिसेंबलिंग। यहाँ पे क्या लिखना है, ध्यान रहे, डिसेंबलिंग लिखना है। ठीक है, यहाँ देखिए नीचे में डिसेंबलिंग का वीडियो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब आपको कई सारे वीडियोज देखने को मिल जाएंगे जिसमें कि उस फोन को आपको डिसेंबल करने का तरीका होगा, कि उन्होंने फोन को कैसे डिसेंबल किया। चलिए मैं थोड़ा सा वीडियो प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। इससे क्या होता है कि आप किसी भी फोन को आसानी से डिसेंबल कर सकते हैं, इजिली आप उसको डिसेंबल कर सकते हैं। ये मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, ओके। अब ये हैंडसेट है, अब इस हैंडसेट को हमें खोलने के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा, ये सब इसके अंदर क्या है, इंक्लूडेड है। तो अगर आपको इतनी हेल्प मिल जाए, इतना, जैसे कि आप एक टेक्नीशियन है, आपको अगर इतना हेल्प मिल गया कि एक S10 मोबाइल को या किसी भी मोबाइल को कैसे खोलनी है, तो अगर आपको खोलने का तरीका पता चल गया तो भाई साहब आप उसकी बैटरी बदल सकते हो, चार्जिंग पिन बदल सकते हो, उसका आप बोर्ड निकाल सकते हो, उसके बाद उसकी आप डिस्प्ले लगा सकते हो। तो सबसे पहला तरीका है कि भाई सही से खोलना, है ना। ग्रुप में तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि जो उनको फोन खोलने का भी आइडिया नहीं है, सर कैसे खोलेंगे मोबाइल को, फर्स्ट टाइम कैसे डिसेंबल करेंगे। तो उसके लिए मैंने क्लू बता दिया कि आप थोड़ी सी यूट्यूब का हेल्प ले लो, भाई सामने है तो हेल्प लेने में क्या जाता है ना, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। ओके, चलिए अब इसको क्लोज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब हमारा जो मकसद है, हम वहां पे थोड़ा सा आ जाते हैं।
अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट अपना क्या है प्रोसेस कि हमें मदरबोर्ड को रिपेयर करने हैं। अभी आपके स्क्रीन पे मदरबोर्ड दिख रहा है। अब इस मदरबोर्ड को अगर रिपेयर करने हैं तो इसको रिपेयर करने के लिए इस मदरबोर्ड के ऊपर में जितने भी कंपोनेंट्स लगी हुई है, जितने भी छोटे छोटे पार्ट्स लगे हुए हैं, हमें उसके बारे में समझना होगा। ठीक है, हमें उसके बारे में समझना होगा कि ये छोटे जो पार्ट्स हैं, इन छोटे पार्ट्स का काम क्या होता है और इसकी पहचान क्या है। ठीक है, ये हो गया मदरबोर्ड। अभी मैंने आपको स्पेयर के बारे में बता दिया कि मोबाइल फोन के अंदर ये सब सारी चीजें स्पेयर वगैरह लगी रहती है। ठीक है, उसके बाद हो गया जो अब स्पेयर के बाद जो मदरबोर्ड बाहर आएंगे, मदरबोर्ड जो निकलेंगे, उसके अंदर जो सारी चीजें हैं, उस चीज को आप कैसे पहचानोगे, उस चीज को आप कैसे रिपेयर करोगे। और एक चीज और बोलेंगे कि आफ्ताब भाई कह रहा है कि मुझे मजा नहीं आ रहा है, तो आफ्ताब भाई आप चले जाइए। अगर आपको मजा नहीं आ रहा है तो जिन लोगों को मजे आ रहे हैं वो रुकेंगे, जिसको नहीं मजे आ रहे हैं वो जाएंगे। जबरदस्ती थोड़ी ना है कि आपको सीखना ही पड़ेगा, जो मैं बताऊंगा वो आपको रुकना ही पड़ेगा। अपना अपना इच्छा है सर जी, है ना। अब जिनको इंटरेस्टेड होगा वो रुकेंगे, तो है ना, आप डिस्टर्ब ना करें। ओके, हर इच्छा की चीज है। ठीक है, तो हमारा अब मेन टारगेट क्या है, मदरबोर्ड की रिपेयरिंग। क्योंकि देखिए बोर्ड लेवल का काम बहुत कम लोग करते हैं, और जो एक्सटर्नल लेवल है जैसे टच डिस्प्ले बैटरी रिंगर स्पीकर, वो तो सभी लोग बदलते हैं, है ना। मार्केट में आप देखते होंगे हर दुकानदार ये काम करता है, लेकिन चिप लेवल का काम बहुत कम लोग करते हैं। तो चलिए ठीक है, अब हम आ गए हैं मदरबोर्ड पे। तो इस मदरबोर्ड के अंदर अगर आप देखेंगे, ठीक है, चलिए मैंने नेक्स्ट मदरबोर्ड को एक ओपन किया। ओके, अब यहाँ पे आप देखिए कि अगर एक मदरबोर्ड के अंदर आईसियां की गिनती करी जाए, आईसी मतलब उसके अंदर जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, उसके अंदर जो सर्किट्स लगी हुई है, अगर इसके अंदर इसकी गिनती करी जाए, मैं इसको अब आपको बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, और एवरीवन मैंने चैट को डिसेबल कर दिया है। ठीक है, चैट को हमने बंद कर दिया। इससे क्या होगा कि जिन लोगों को क्लासेस में रुकनी है वो रुक सकते हैं, जिनको नहीं रुकनी है वो जा सकते हैं। आई बात समझ में। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो लोग सीखना चाहते हैं उसे कोई डिस्टरबेंस ना हो, इसलिए मैंने चैट डिसेबल कर दिया है। अगर मैंने अच्छा किया तो बढ़िया, और अगर मैंने खराब किया तो माफी चाहेंगे आप लोग। ठीक है, ताकि मैं चाहता हूं कि जो भी हमारे पास टाइम है, उस टाइम का सही से इस्तेमाल हो सके। कह सके तो 10 मिनट में भी लोग बहुत कुछ सीख सकता है, नहीं तो 10 दिन में भी आदमी कुछ नहीं सीख सकता है, जैसा कि मुझे लगता है ना। अगर आपकी ध्यान है, कंसंट्रेशन है, आपको अगर दिल से इच्छा है, तो आप 10 मिनट में भी बहुत कुछ सीख सकते हो। नहीं तो 10 दिन भी आप कहीं बैठे रहोगे, बैठ चला जाए। तो अभी क्या है, अपनी स्क्रीन पे आप एक मदरबोर्ड का मैंने आपको एक आइडिया दिया कि अगर एक मदरबोर्ड को हम लोग देखें, तो उस मदरबोर्ड के अंदर क्या होता है ना कि काफी सारे सेक्शन है। जो एक मोबाइल फोन है ना, उसके अंदर जो सर्किट बनी हुई है, उस सर्किट के ऊपर में बहुत सारे चीजों का इंस्टॉलेशन करा गया है ना। एक फोन तो ओनली फॉर तो कोई एक वीडियो गेम है नहीं भाई साहब। ये एक वीडियो गेम से लेने से लेकर के एक म्यूजिक एंटरटेनमेंट से लेकर के पूरी की पूरी वायरलेस कम्युनिकेशन तक इसमें इंस्टॉल करे गए, है ना। तो एक मोबाइल फोन की सर्किट्स में बहुत कुछ है। तो इसके अंदर कौन कौन से सेक्शंस है आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हो, है ना। इससे आप समझ पा रहे होंगे कि एक मोबाइल फोन के अंदर कौन कौन से सेक्शंस है। अब रही बात कि इन सेक्शन की ही रिपेयरिंग हमें सीखने हैं, इनमें ही फॉल्ट आते हैं। मानो कि पावर से आ गया, क्रिस्टल से आ गया, डब्ल्यूटीआर से आ गया, चार्जिंग आईसी से आ गया, नेटवर्क से आ गया, वाईफाई ब्लूटूथ से आ गया, डिस्प्ले से आ गया, लाइट से आ गया। इसी चीज की ही हमें सॉल्यूशन चाहिए, है ना। यही चीज आपको समझनी है। तो इन सभी चीजों को जानने के लिए ही हम लोग जो एक बेसिक स्टार्टअप है उसके तरफ आगे बढ़ते हैं। तो वो बेसिक स्टार्टअप क्या है, तो जरा आप अपनी स्क्रीन पे ध्यान से देखेंगे। सबसे जो है ये खास चीजें हैं जो कि आपके फोन में लगाई गई है ना। रजिस्टर है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, डायोड है, ट्रांजिस्टर है, मॉसफेट है,
है ना, ट्रांजिस्ट, सुपरहिस्टर्स, क्रिस्टल्स, बैकअप बैटरी, फ्यूज एंड ईटीसी, काफी सारी चीजें हैं इसके अंदर। इन तमाम चीजों की जब आप एक प्रॉपर आइडिया ले लेते हैं, है ना, तभी आप इन सभी चीजों को सॉल्व कर पाएंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है? रजिस्टर, है ना। सभी लोग पहचानते होंगे मदरबोर्ड पे रजिस्टर, नहीं पहचानते तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो रजिस्टर है, सबसे पहला चीज है रजिस्टर। तो चलिए हम रजिस्टर के बारे में जान लेते हैं। किसी भी टॉपिक पे हम बहुत ज्यादा समय नहीं देंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा समय देंगे तो उसी टॉपिक में हमारा टाइम निकल जाएगा। तो कोशिश करेंगे कि हम आपको जितनी जल्दी हो सके समझा सके। ओके, चलिए। अभी क्या है कि अब आपको हमारा मल्टीमीटर का स्क्रीन दिख रहा होगा, ठीक है, और एक साइड आपको माइक्रोस्कोप दिखाई दे रहा होगा। ओके, दिख रहा है आपको? तो सबसे पहला चीज अभी क्या था? रजिस्टर। सबसे पहला पॉइंट रजिस्टर। अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो रजिस्टर का आप पहचान देखेंगे कि क्या है। देखिए, ये रजिस्टर है, आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो सकता है स्क्रीन पे आपको सही से नहीं समझ में आ रहा हो कि सर ये रजिस्टर कैसा होता है, तो हमने इसके लिए भी कैमरे भी ओपन कर रखा है। यहाँ पे देखिए हमने कैमरा ओपन कर रखा है। अब यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि रजिस्टर कैसा होता है, और आप इसका पहचान कैसे करेंगे, और इसकी आप चेकिंग कैसे करेंगे। ठीक है, सर्किट्स में ये सब जितने भी आप ये ब्लैक कंपोनेंट्स देख पा रहे होंगे, ये वाली ब्लैक वाली जिसको जिसको मैं यहाँ से मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, ये सब सारे कंपोनेंट्स आपके रजिस्टर है। ओके, चाहे वो साइज में छोटी हो या बड़ी हो उससे मतलब नहीं है। ओके, चाहे वो साइज में छोटा हो या साइज में बड़ा हो उससे कोई मैटर नहीं है, लेकिन ये सब सारे कंपोनेंट जो है आपके रजिस्टर है। ठीक है, रजिस्टर है, लेकिन इसको कुछ लोग रजिस्टेंस कहते हैं। तो भाई रजिस्टेंस उसकी प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है समझिएगा। जैसे कि आप चीनी खाते हैं, चीनी, तो चीनी खाने से आपको क्या आता है? मिठास आता है। तो चीनी का जो प्रॉपर्टी है ना, वो स्वीट है, मीठा है। पानी पीते हैं, पानी क्या है? लिक्विड है। तो उसका वो प्रॉपर्टी हो गया कि वो भाई लिक्विड है। आई बात समझ में? तो रजिस्टर का जो प्रॉपर्टी होता है, जो उसका फितरत होता है, वो होता है रजिस्टेंस, मींस प्रतिरोध करना, रोकना। आई बात समझ में? रोकना। तो कैसे रोकना भाई, कैसे रोकना? तो चलिए मैं समझाता हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए आपने रजिस्टर की पहचान कर ली, सर्किट्स पे ये किस तरह से दिखाई देता है। नहीं समझ में आया तो मैं और जूम करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए, अब मैंने और भी जूम कर दिया, तो उम्मीद है कि अब तो ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा, कोई दिखने में परेशानी तो आपको नहीं हो रही होगी रजिस्टर, है ना। मैंने चैट बंद कर लिया है, उसके लिए माफी चाहूंगा, ताकि कुछ लोग डिस्टर्ब आपको करें या हमें करें, उसके लिए मैंने बंद कर दिया। ठीक है, तो अभी आप देखिए कितना क्लियर आपको दिख रहा है, रजिस्टर आपका एकदम बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। ये रजिस्टर है। अब इसका देखिए, इस तरह से इसका बनावट होता है। दोनों साइड इसके मेटेलिक पॉइंट होते हैं, जिधर से आप इसको सोल्डिंग करते हैं, और इसका जो बॉडी होता है वो ब्लैक होता है। ठीक है, ये बॉडी इसका ब्लैक होता है। ठीक है, अब दूसरा चीज क्या है कि रेजिस्टेंस का ये सिंबल होता है। ये क्या होता है? सिंबल। ये जो आप रेजिस्टेंस देख रहे हो ये इसका सिंबल होता है। ये सब चीजें मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ या बता रहा हूँ एवरीवन, कि कल आप स्कीमेटिक डायग्राम पर होगे, कल आगे आप स्कीमेटिक डायग्राम पर होगे, फॉल्ट फाइंडिंग सीखोगे, ट्रेसिंग सीखोगे। तो उस स्कीमेटिक्स डायग्राम में जो रेजिस्टेंस मेंशन होता है, जो रेजिस्टेंस दिखता है, वहां पे रेजिस्टेंस अपने कलर में नहीं होगा, वो एक सिंबल में होगा। एक सिंबल का मतलब उसका एक सूचनात्मक एक सिंबल होता है कि जो हमें बताता है कि ये रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस का सिंबल हमें कुछ बता रहा है। क्या बता रहा है? तो ध्यान से समझिएगा। मानो कि आप यहाँ से कोई बाइक चलाते हुए आ रहे, बाइक, बाइक तो समझ रहे हो ना, हीरो होंडा मोटरसाइकिल।
आप चलाते हुए आ रहे हो और आपके सामने ऐसा रोड आ जाए एकाएक, तो आपकी स्पीड घटेगी या बढ़ेगी? सोचिएगा जरा। अगर रोड ऐसा हो ऊपर नीचे तो क्या आपकी स्पीड घटेगी? है ना? बिल्कुल घटेगी, क्योंकि ये रोड यहाँ ऊपर नीचे है। तो ये सिंबल हमें बताता है कि स्पीड ब्रेकर का ये काम करता है, स्पीड को तोड़ने का काम करता है। इसी को हम लोग रजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, रजिस्टेंस मींस प्रतिरोध। आई बात समझ में? तो ये तो हो गया इसका सिंबल, अभी आपने देखा। रेजिस्टेंस की हो गई पहचान। अब इसका हम कर लेते हैं चेकिंग। चेकिंग का मतलब कि क्या सर ये रेजिस्टेंस का ये रेजिस्टेंस सही है या ये रेजिस्टेंस गलत है, खराब है, या फिर इसका यूनिट क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो इसका हम आपको चेकिंग करके दिखाते हैं। तो आपको हमारा देखिए मल्टीमीटर दिख रहा होगा। सबसे पहले देखिए रेजिस्टेंस का आप एक बार यूनिट समझ लीजिए कि इसका मात्रक होता क्या है। यूनिट, ओके, यूनिट। यूनिट का मतलब होता है मात्रक। जैसे आप लीटर में लिक्विड को मापते हो, कोई भी वजनदार वस्तु को किलो में मापते हो, उसी तरह से रेजिस्टेंस का भी अपना एक यूनिट होता है। इसको हम लोग ओम्स में मापते हैं। यहाँ आप अपने स्क्रीन पे देखिएगा, ओम का ये सिंबल है। किसका है? ओम्स। ठीक है, ओम्स में हम लोग इसको मापते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ जितने भी आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस हो सकता है कि ओम्स में हो, या हो सकता है ये किलो ओम्स में हो, या हो सकता है ये मेगा ओम्स में। ठीक है, चाहे ओम्स में हो, किलो ओम्स में हो, या मेगा ओम्स में हो। तो अब ध्यान रखनी है कि कोई भी रेजिस्टेंस अगर ओम्स में होगा तो वो रेजिस्टेंस ज्यादातर चांसेस है कि आपको बीप करेगा। क्या करेगा? बीप करेगा। बीप का मतलब होता है मल्टीमीटर में जो बजर मोड है उसके माध्यम से ये बीप करेगा। और अगर किलो ओम्स में होगा तो ये आपको ज्यादातर है कि वैल्यू देगी। ठीक है, जिसको जीआर वैल्यू कहते हैं। और अगर मेगा ओम्स में होगा तो ये मेगा के रेंज में ही आपको वैल्यू देगा। ठीक है, मेगा रेंज में। बाकी बजर मोड वगैरह में ये कोई वैल्यू आपको नहीं देगा। ठीक है, बजर मोड में नहीं देगा कोई वैल्यू। तो अगर ओम है तो रेजिस्टेंस चाहे आपको 1 ओम का हो या 100 ओम्स का हो, ठीक है, सर्किट में कुछ भी अवेलेबल हो सकता है। उसका रियल वैल्यू जानने के लिए मल्टीमीटर से आप चेक कर सकते हैं, या फिर एक डिजिटल मल्टीमीटर से भी आप उसको चेक करते हैं। किलो ओम का मतलब हो गया कि रेजिस्टेंस 1 किलो से लेकर के 300 330 किलो तक का भी आपके सर्किट में हो सकता है। 2 किलो, 4 किलो, 6 किलो। मेगा में है तो 1 मेगा से लेकर के 250 300 मेगा तक का भी आपके सर्किट में रेजिस्टेंस हो सकता है। तो चलिए हम इसको अब चेक कर लेते हैं। मल्टीमीटर जो है, सबसे पहले अभी हमारा मल्टीमीटर देखिए बंद है। यहाँ मल्टीमीटर देखिए आपको दिख रहा होगा, इसका ये घुमाने वाला है मल्टीमीटर का। ये मल्टीमीटर जो आप जो देख रहे हो ना, ये मल्टीमीटर दिखने में डिजिटल है लेकिन ये असल में एनालॉग मल्टीमीटर है। आप बोलोगे कि सर हम तो इसको सब दिन डिजिटल मल्टीमीटर बोले हैं, आप एनालॉग इसको क्यों कह रहे हो? आप शायद गलत कह रहे हो, है ना? मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। लेकिन ये असल में ये एनालॉग मल्टीमीटर है, एनालॉग। सिर्फ इसकी स्क्रीन जो है ना वो डिजिटल है ना, चाइनीज घड़ी की तरह। लेकिन इसको जो ये बीच में जो है ना सेट करने वाली, ये मैनुअल है। इसमें रेजिस्टेंस चेक करने के लिए आपको इसको ओम्स के रेंज में जाना पड़ेगा। यहाँ छोटे कैमरे में आप देखिएगा, छोटे कैमरे में आप फोकस कीजिएगा, मैं उंगली से आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ओम का सिंबल है, और इस ओम के अंदर जो है, इस ओम्स के अंदर में 2 किलो ओम, 20 किलो ओम, 200 किलो ओम, 2 मेगा, 20 मेगा एंड 200 मेगा, अलग अलग इसके अंदर रेंज डली हुई है। ओके, अलग अलग इसके अंदर रेंज डली हुई है। तो सबसे पहले हम मल्टीमीटर को सेट करेंगे बजर मोड पे। किस मोड पे? बीप मोड पे। इसको मैंने अभी बीप मोड पे सेट किया है। ओके, उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा साउंड मिल रहा होगा, पिक्चर मिल रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, क्योंकि मैं भी दूसरे मोबाइल में कनेक्ट होकर के आपको वॉच कर रहा हूँ। मैं आपकी आउटपुट को यहाँ चेक कर लेता हूँ कि आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। ओके,
अभी मल्टीमीटर हमारा बजर मोड में है। मल्टीमीटर पे यहाँ कोना में देखिएगा, यहाँ पे लाल बत्ती जलता है, ये देखिएगा, उंगली से मैं आपको दिखा रहा हूँ। मल्टीमीटर के नीचे यहाँ रेड बल्ब जलता है। तो अगर रेड बल्ब जल रहा है, इसका मतलब है कि मदर मल्टीमीटर के दोनों प्रोब को हम सटाते हैं तो ये बीप करता है। ओके, तो बीप करने के साथ ये यहाँ 0 0 आनी चाहिए, बट ये 17 18 तक आ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, 17 18 से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उस 17 को आप शून्य भी मान सकते हैं, 0 भी मान सकते हैं, क्योंकि इसकी बैटरी थोड़ी सी लो है। चलिए, ये 2 तक आ गया, चलेगा, 2 तक आ गया, ठीक है, ये बजर मोड पे है अभी। अब हम सबसे पहले यहाँ देखिए काफी सारे रजिस्टर लगी हुई है, तो कुछ रजिस्टर को हम सबसे पहले चेक कर ले। यहाँ पे देखिए 2 रजिस्टर यहाँ पे है लगी हुई। ओके, तो चलिए इस 2 रजिस्टर को सबसे पहले चेक करते हैं। ये देखिए, ये रजिस्टर पे सटाने के बाद हमें 616 का वैल्यू मिलता है। आई बात समझ, ध्यान से समझिएगा। इस रजिस्टर पे सटाने के बाद 605 का हमको जीआर मिलता है। तो इसका मतलब अभी मैंने जस्ट आपको 2 मिनट पहले बताया था कि अगर कोई रजिस्टर पे सटाने के बाद अगर जीआर आए, है ना, तो ये रजिस्टर आपका किलो में होगा। किस में होगा? किलो में होगा। और जिस रजिस्टर में बीप आ जाए वो ओम्स में होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसमें भी है, ये भी रेजिस्टेंस आपका किलो में है, लेकिन कितना किलो का है ये अभी फाइनल नहीं हुआ है, वो अभी फाइनल होगा दूसरे स्टेप में मैं करवाता हूँ। पहले आप रजिस्टर को बजर मोड में चेक करना सीखो। ठीक है, तो ये दोनों की वैल्यू आ रही है, रजिस्टर ठीक ठाक है। 100% श्योर आप नहीं कह सकते जब तक कि आप इसका किलो में ना इसको माप ले। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है कि आगे भी यहाँ काफी सारे रजिस्टर है। देखिए इन सब पे वैल्यू हमें मिल रहा है, इन सब पे वैल्यू मिल रहा है। कोई रजिस्टर ऐसा जरूर होगा जिसमें आपको बजर भी देखने को मिल सकता है, बीप देखने को मिल सकता है, बीप। देखिए यहाँ पे देखिए एक रजिस्टर है जो कि बीप कर, यहाँ देखिए ये रजिस्टर क्या कर रहा है? बीप कर रहा है। इसका मतलब है ये रजिस्टर बीप कर रहा है, मींस ये रजिस्टर आपका ओम्स में है। इसमें है ये ओम्स में है ना। समझिएगा, देखिए एवरीवन, समझने का ही ये सब चीज मैटर है। समझ गए तो बहुत आसान है सब कुछ। ये देखिए ये जो रजिस्टर है, मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ये बीप किया बजर मोड पे, और बाकी जो रजिस्टर है वो वैल्यू दिया, है ना। तो ये बीप किया तो ये रजिस्टर आपका ओम्स में है। ओके, और बाकी जो रजिस्टर वैल्यू दिया वो किलो में है। ओके, तो अब हम देखेंगे कि ये बीप किया तो ये रजिस्टर 99% सही है कि ये ओके है, 99.9 है, ये रेजिस्टेंस ओके है। अब आप इसका हम आपको इसका ओम्स निकाल के दिखाएंगे कि ये कितने ओम की रजिस्टर है, और जो रजिस्टर ने वैल्यू दिया था वो कितने किलो की है। आई बात समझ में? फुल्ली टेस्टिंग। चलिए, तो अभी मल्टीमीटर बजर में है, तो अब इसका हमको ओम्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये रेजिस्टेंस की ओम्स को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस चीज को समझ लीजिए। सबसे पहले देखिए अभी मल्टीमीटर हमारा बजर मोड में है। किस मोड में है अभी मल्टीमीटर? छोटे कैमरे में देखिएगा, बजर मोड में। अभी हम क्या करेंगे, इस रजिस्टर को बजर मोड से ठीक ऊपर में एक रेंज है 200 का, ठीक है, सिर्फ 200 लिखा हुआ है, बाद बाकी वहां पे कोई चीज नहीं लिखा हुआ, ओनली फॉर 200 लिखा हुआ है। तो 200 का मतलब होता है ना, 0 से लेकर के 200 ओम्स, ये ओम हो गया। तो इसको हम 200 पे सेट किए मल्टीमीटर, कितना किए? 200 पे। अब हम इस कंपोनेंट्स का हम जीआर लेंगे, यानी कि दोनों पोल पे सटाएंगे। ठीक है, देखिए 2 पॉइंट, यहाँ टच होने में प्रॉब्लम कर रहा है, स्पेस की कमी है थोड़ी सी।
एक सेकेंड, चलिए एक मल्टीमीटर और है हमारे पास, इससे हम आपको चेक करते हैं। अभी हम इस मल्टीमीटर, ये डिजिटल है, इसमें आपको सेट वेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इसको रेंज में रखेंगे, ये चेक करना स्टार्ट कर देगा। देखिए 11.98 आपको दिखाई दे रहा होगा, 11.98, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस 10 ओम का है। कितने का है? 10 ओम की ये रजिस्टर है, 10 ओम्स। ठीक है, अब जाकर के ये रेजिस्टेंस क्लियर हुआ कि ये बीप क्यों कर रहा था, क्योंकि ये 10 ओम का रजिस्टर है। ओके, चलिए मैं अगला रजिस्टर आपको चेक करके दिखाता हूँ नेक्स्ट, जिसपे आपको जीआर वैल्यू मिल रहा था। देखिए दो मल्टीमीटर इसलिए रखना पड़ता है, कभी कभी एक मल्टीमीटर हमें सही आउटपुट ना दे तो दूसरे से चेक करनी पड़ती है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि एक मल्टीमीटर पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, विश्वास नहीं कर सकते, नहीं तो क्या होगा कि जो काम जितना जल्दी होना था उस काम में उतना ज्यादा वक्त लग जाएगा। ओके, अब ये देखिए दो रजिस्टर यहाँ जो मैंने शुरू में चेक किया था, इसको मैं चेक करता हूँ इसकी क्या वैल्यू। तो अभी हमारा देखिए कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, क्योंकि ये जो मल्टीमीटर है ये 200 ओम्स में है। तो इसको हम चेंज करके सेट करते हैं सबसे पहले 2 किलो पे। अभी देखिए ये मल्टीमीटर को हमने 2 किलो पे सेट किया है, 2K। इसको घुमा करके बीच वाले कर्सर को इसको मैंने 2K पे सेट किया, तो 2 किलो पे अभी मल्टीमीटर हमारा सेट है। अब हम इस रेजिस्टेंस का वैल्यू लेते हैं कि 2 किलो पे हमें इसका वैल्यू दिखाई देता है या नहीं देता है। देखिए 1026 कितना आया? 1.28, यानी कि ये रेजिस्टेंस 1 किलो का है। कितना का है ये? 1 किलो का ये रेजिस्टेंस है, 1 किलो, 1 किलो का ये रजिस्टर है। ठीक है, अब इस चीज को हम एक बार डिजिटल मल्टीमीटर से कंफर्म करते हैं। डिजिटल मींस ये वाली मल्टीमीटर। ठीक है, इस वाले मल्टीमीटर से एक बार कंफर्म करते हैं। देखिए 0.987, 0.987, 986, इसका मतलब हो गया कि ये 96 से थोड़ा सा आगे जाएगा तो ये 1 किलो हो जाएगा। तो मल्टीमीटर में क्या होता है, पॉइंट प्लस माइनस थोड़ा सा रहता है, प्लस माइनस आपका चलता है। तो ये मल्टीमीटर भी हमें 987 दिया, यानी 987 के बाद जैसे ही 1000 होता है तो वो 1 किलो हो जाता है। क्या हो जाता है? 1 किलो। 1000 मीन्स 1 किलो। तो इससे भी हमें पता चला कि ये रेजिस्टेंस 1 किलो की है, और ये साधारण मल्टीमीटर से भी हमें पता चला कि ये रेजिस्टेंस 1 किलो की है। ये रेजिस्टेंस क्या है? 1 किलो की है। ठीक है, उम्मीद है कि अब आप लोग समझ रहे होंगे कि रेजिस्टेंस को चेक कैसे किया जाता है। देखिए इससे हम चेक किए तो देखिए 1.0036 आया, 1 पॉइंट में है वो 046, यानी कि 1 किलो परफेक्ट एकदम रीडिंग मिल रहा है, यानी ओके रीडिंग मिल रहा है कि ये रेजिस्टेंस हमारा 1 किलो का है। आई बात समझ में? अब ये रेजिस्टेंस अभी 1 किलो का है, हो सकता है ये 5 किलो का भी हो सकता था, 10 किलो का भी हो सकता था, 20 किलो का भी हो सकता था। तो आप बोलोगे कि सर ये कैसे डिपेंड करता है कि कहाँ पे कितना रेजिस्टेंस लगा होता है? देखिए ये सर्किट के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे कितना किलो का रेजिस्टेंस लगा होगा। आई बात समझ में? क्योंकि रेजिस्टेंस का काम ही होता है धारा में प्रतिरोध करना। देखो मैं एक आपको सर्किट्स बना के दिखाता हूँ कि रेजिस्टेंस सर्किट में क्यों लगाए जाते हैं। ठीक है, क्यों रेजिस्टेंस का इस्तेमाल आपके फोन में किया जाता है। मान लीजिए कि आपकी ये बैटरी है, ठीक है, ये प्लस है, ये माइनस है। अब बैटरी की एनर्जी कितना होता है? 3.70 वोल्ट, या 3.80 भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपका बैटरी 3.80 वोल्ट होता है, 2 एम्पियर। ये एम्पियर समझते हैं ना आप लोग, क्या होता है एम्पियर? ये वोल्टेज और एम्पियर क्या चीज होता है, नहीं समझते हैं या समझते हैं, हम लोग लास्ट में आपसे पूछ लेंगे। ठीक है, 3.80 वोल्ट 2 एम्पियर। अब मान लीजिए कि कोई आईसी है, ठीक है, कोई आपका आईसी है, मान लीजिए ऑडियो आईसी, ठीक है, मानिए ऑडियो आईसी, मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ।
अब इस ऑडियो आईसी को सप्लाई चाहिए, तो माइनस का जो सप्लाई होता है ना वो डायरेक्ट सर्किट में जाता है। माइनस का कोई दो तीन पीस माइनस नहीं होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। ग्राउंड इज ग्राउंड, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं ना निगेटिव इज निगेटिव, इसमें कोई निगेटिव में डिफरेंस नहीं होता है कि ये कौन सा निगेटिव है, बल्कि पॉजिटिव के बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं कि ये हमारा 1.8 है कि 2.8 है कि 3.70 है, क्या है नहीं है। तो पॉजिटिव अलग अलग होता है, निगेटिव सब एक ही होता है। अब ये पॉजिटिव सप्लाई है, यहाँ से जब ये पॉजिटिव निकलेगा तो सबसे पहले इसको कंपनी क्या करेगा, हो सकता है इस रजिस्टर में इस तरह से इन करे, फिर इस रजिस्टर से इसको निकाल करके और वो आईसी को दे दे। ठीक है, अब ये इन्होंने बीच में रजिस्टर क्यों लगाया, क्योंकि अगर कारण बस इस बैटरी को किसी ने हाई वोल्टेज बैटरी यहाँ लगा दी, कोई ज्यादा वोल्टेज की बैटरी लगा दी, तो ये जो यहाँ से करंट है ना वो करंट यहाँ आकर के स्थिर हो जाएगा, थोड़ा टूट जाएगा, उसके बाद आगे बढ़ेगा। इससे क्या होगा, इस आईसी पे ज्यादा लोड नहीं आएगी और ये आईसी खराब होने से बच जाए। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस का पहला काम हो गया। दूसरा काम हो गया कि मान लीजिए कि यहाँ गलती से आप कोई हाई वोल्टेज डाल दिए तो ये रेजिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से कट जाएगा। हमेशा एक बात याद रखिएगा एवरीवन, रेजिस्टेंस कभी शॉर्ट नहीं करता है। रेजिस्टेंस जब भी होता है खराब वो ओपन होता है, वो शॉर्ट कभी नहीं करता है। रेजिस्टेंस हमेशा ओपन होगा, कट जाएगा, लेकिन ये शॉर्ट कभी नहीं करता है। ठीक है, अब यहाँ इस सर्किट से एक चीज और आपको सीखने को मिलेगा, थोड़ा ध्यान लगाइएगा। ठीक है, देखिए ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, यहाँ पे ये क्या है, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल हो गया। अब इस पॉजिटिव निगेटिव के बीच में इस तरह से भी कंपोनेंट्स कंपनी लगाती है। ये जो आप कंपोनेंट देख रहे हो ना इसको सी कहते हैं, सी फॉर कैपेसिटर। ठीक है, सी फोर कैपेसिटर। और यहाँ जहां से बैटरी निकलती है यहाँ पे भी कंपनी क्या करती है, बैटरी कनेक्टर के आसपास आपने डायोड लगा हुआ देखा होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका डायोड, ये डायोड हो गया, ये कैपेसिटर हो गया, और ये R4 रजिस्टर हो गया। और आईसी को यू से डिनोटेट करते हैं, यू मतलब आईसी। ये सब शॉर्ट वर्ड है, ये सभी चीज मैं अभी से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आगे जब आप सर्किट्स में जाओगे तो आईसी के स्थान पे आईसी नहीं लिखा होगा, वहां यू लिखा होगा, रेजिस्टेंस आर, डायोड डी, कैपेसिटर सी। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज और क्लियर होगा एवरीवन, पैरेलल सीरीज। पैरेलल सीरीज काफी सारा आप लोगों ने यूट्यूब पे वीडियो भी पढ़ा होगा, देखा होगा पैरेलल सीरीज का। ठीक है, देखिए पैरेलल सीरीज का भी जो पंगा है ना वो काफी मस्त है, इसलिए है क्योंकि अगर आपको सर्किट में पैरेलल सीरीज के बारे में नॉलेज नहीं हो तो कौन सी लाइन शॉर्ट है या कौन सी लाइन ओपन है पता ही नहीं चलेगा, होगा आपके सामने लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा, क्योंकि पैरेलल सीरीज आपका क्लियर नहीं है। ओके, तो अभी तो मैंने एक रेजिस्टेंस का काम समझा दिया आपको कि रेजिस्टेंस क्या काम करता है, यानी कि धारा में प्रतिरोध करता है। रेजिस्टेंस की अगर परिभाषा की बात करें तो ये धारा के बीच लग करके अपने मान के अनुसार धारा में प्रतिरोध करता है, उसी को रेजिस्टेंस कहते हैं यानी रजिस्टर कहते हैं। ओके, एक तो ये हो गया। दूसरा चीज हो गया ये पैरेलल सीरीज क्या होता है। पैरेलल सीरीज यानी कि ये जो आप सर्किट देख रहे हो अपने स्क्रीन पे, यहाँ तो काफी सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, डायोड है, भरे पड़े कंपोनेंट्स है। अब इनमें से आप जरा सोचो कि कौन सा कंपोनेंट्स पैरेलल में लगा हुआ है और कौन सा कंपोनेंट सीरीज में लगा हुआ, आप कैसे पहचान। जो रेजिस्टेंस लगी हुई है वो पैरेलल में है या सीरीज में है, आप जरा मुझे चैट बॉक्स में बताओ एवरीवन। मैं एक बार चैट बॉक्स आपको इनेबल कर देता हूँ। चलो चैट बॉक्स अभी इनेबल है, आप मुझे बताओ जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में लगी हुई है या सीरीज में। तो आप सिर्फ चैट में लिखो पी, या सीरीज में होगी तो आप लिखो एस। सिर्फ पी और एस आप मुझे इंडिकेशन दो। ओके, चलिए अब स्टॉप कर दीजिए। ओके, चैट स्टॉप कर दीजिए। ओके, थैंक यू, स्टॉप कर दीजिए। ओके, चलिए
90% लोगों ने सही आंसर दिया है कि एस वो सीरीज होता है, क्योंकि एक कनेक्शन को दूसरे कनेक्शन से जोड़ने का काम रेजिस्टेंस करता है। अगर आप ध्यान से देखोगे रेजिस्टेंस के पास, तो ये एक सिरा को दूसरे सिरा से जोड़ने का काम रेजिस्टेंस करता है, इसीलिए इसको सीरीज कहते हैं। ओके। और पैरेलल में क्या होता है कि एक लाइन दूसरे लाइन के बीच में, देखो ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, इन दोनों के बीच में जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं, जो कंपोनेंट्स पॉजिटिव सप्लाई और निगेटिव सप्लाई के बीच में लगा होता है, उसको हम लोग पैरेलल कहते हैं। ठीक है। तो पैरेलल में क्या लगा हुआ है भाई साहब, सी कैपेसिटर लगा हुआ है, डी डायोड लगा हुआ है। तो आपके सर्किट में जब भी शॉर्टिंग आती है ना, चाहे वो फुल शॉर्ट चाहे वो हाफ शॉर्ट, वो डायोड ही होगा या कैपेसिटर ही होगा या फिर आईसी होगी। क्या होगी? आईसी। ध्यान रखना मेरी बातों को, या तो, ठीक है, आप ध्यान रखना एक बात कि आपके सर्किट में जब भी शॉर्टिंग की प्रॉब्लम आती है, तो या तो कैपेसिटर मैक्सिमम चांस है शॉर्ट करेगा, या फिर उसके बाद डायोड चांसेस है कि शॉर्ट करेगा, या फिर अगर ये सारी चीज में कोई शॉर्टिंग नहीं है, आईसी शॉर्ट करेगा, क्योंकि आईसी में ही पॉजिटिव भी गया है और निगेटिव भी गया है। आई बात समझ में? तो पैरेलल और सीरीज, उम्मीद है कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि सर पैरेलल किसको बोलते हैं, सीरीज किसको बोलते हैं। आई बात समझ में? अगर आप लोग पैरेलल सीरीज समझ गए तो जरा चैट बॉक्स में लिख दीजिए वाई। वाई का मतलब यस। आप एक बार जरा वाई लिख दीजिए चैट बॉक्स में, अगर पैरेलल सीरीज क्लियर है तो। और अगर नहीं क्लियर हुआ तो नो, एन लिख दीजिए, नो। चलिए, रंजीत जी नहीं कह रहे हैं, यस, थैंक यू, स्टॉप कीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। ओके, ये सही है। अभी क्या है ना कि जितने लोग हैं ग्रुप में सारे लोग बहुत अच्छे हैं, सही से फॉलो कर रहे हैं, सही से एक्टिव है, कोई कचरा नहीं, सिर्फ काम की बात है ना? ऐसे मजा आता है एवरीवन, थैंक यू। ये हुआ ना बात, ठीक है। तो देखिए, चलिए, जो जिन्होंने नहीं समझा एक बार मैं और कोशिश करता हूँ, ठीक है। आप समझिएगा पॉइंट कि पैरेलल कंपोनेंट्स कौन सा होता है। चलिए मैं दोबारा समझाता हूँ। देखो, ये मोबाइल का मदरबोर्ड दिख रहा है। सबसे पहले हम मल्टीमीटर को बजर मोड में रखते हैं। अभी मल्टीमीटर हमारा किस मोड में है? बजर मोड में, यानी कि बीप मोड में है। यहाँ देखिए लाल बत्ती मल्टीमीटर का जल रहा है। ओके, लाल बत्ती मल्टीमीटर का जल रहा है। अब आपको क्या करनी है भाई साहब, जो लाल प्रोब है ना, जो रेड प्रोब है, छोटे कैमरे में देखिएगा, एक रेड प्रोब है और एक ब्लैक प्रोब है। रेड प्रोब को आप क्या कीजिए, निगेटिव पे रखिए। तो आप बोलोगे कि सर निगेटिव कहाँ होता है? भैया आपके मोबाइल में जितने भी सील्ड होते हैं या जितने भी चौले प्रिंट होते हैं ना, जैसे कि आप ये देखो यहाँ ध्यान देना, जहां हमारा हैंड दिख रहा है ना आपको, हैंड, ये सब चौला प्रिंट है, ये सब निगेटिव होगा। ये जो सील्डिंग वाली एरिया है ना, ये निगेटिव है। ये सब हैंड, जो छोटा सा हैंड दिख रहा होगा ना, उसको फोकस कीजिएगा। तो हम क्या करते हैं, मल्टीमीटर के एक प्रोब को हम ग्राउंड पे रखते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, ओके, यहाँ पे देखिए, ये जो आप दो कंपोनेंट देख रहे हैं ना, ये दो कंपोनेंट्स क्वाइल है। आप बोलोगे कि सर अभी आपने रजिस्टर पढ़ाया, अभी आप क्वाइल बोल रहे हो। देखो, रजिस्टर और क्वाइल में डिफरेंस होता है, हम आगे और आपको बताएं। और ये क्या है? कैपेसिटर है। तो हम क्या करते हैं, मल्टीमीटर के एक प्रोब को यहाँ ग्राउंड पे रखते हैं, ठीक है। एक प्रोब को हम यहाँ सील्ड जो उखड़ा हुआ है इस ग्राउंड पे रखे, और दूसरा प्रोब को हम क्या करते हैं, इस कैपेसिटर के एक साइड सटाते हैं। तो इस कैपेसिटर के एक साइड हम सटाए तो 477 का हमको वैल्यू आया और दूसरे साइड जब हम सटाते हैं तो बीप आ जाता है। सोचिएगा जरा, दूसरे साइड देखिए बीप आ जाता है, एक साइड बीप आ रहा है और एक साइड क्या है कि हमारा वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब ये पैरेलल है, क्योंकि पैरेलल कंपोनेंट्स में एक तरफ क्या होता है, निगेटिव, और दूसरे तरफ पॉजिटिव। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हमने क्या किया, मल्टीमीटर के एक प्रोब को, देखिए मल्टीमीटर के एक प्रोब को हमने यहाँ ग्राउंड पे रखा, इसका नाम दे दिया हम ग्राउंड। यहाँ पे हमारा कौन सा प्रोब है? रेड प्रोब, मल्टीमीटर का लाल प्रोब। और जो ब्लैक प्रोब है ना, उसको मैंने एक बार यहाँ पे सटाया। ध्यान दीजिएगा, एक बार मैंने कैपेसिटर के इस सिरे पे सटाया तो यहाँ पे हमको बीप मिला। क्या मिला? बीप। और फिर कैपेसिटर के दूसरे सिरे पे हमने सटाया तो यहाँ पे हमको क्या मिला? यहाँ पे 470-76 का हमको जी आर मिला। इसको क्या बोलेंगे? जी आर। तो आप बोलोगे सर ये जी आर क्या होता है?
आपके मन में आएगा ऐसा सवाल, हालांकि जीआर बहुत पुरानी शब्द है, काफी यूट्यूब पे चर्चित है ये सब चीजें, लेकिन फिर भी मैं एक बार कह देता हूँ कि देखिए जीआर का मतलब होता है ना ग्राउंड रेजिस्टेंस वैल्यू। ग्राउंड रेजिस्टेंस वैल्यू का मतलब कि जब मल्टीमीटर को आप बजर मोड पे रखते हैं और बजर मोड पे रख करके एक प्रोब को आप निगेटिव पे रखते हैं और दूसरा प्रोब को आप कंपोनेंट्स के दोनों तरफ रखते हैं, जैसे ये कैपेसिटर था ना, मैं दोबारा बताता हूँ। देखिए ये कैपेसिटर का ये मैंने ब्लैक किया एक सिरा और ये कैपेसिटर का दूसरा सिरा, ठीक है, अपने स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा। तो एक तरफ हमको बी पाया, यानी एक तरफ बी पाया तो भाई साहब ये ग्राउंड हो गया, और दूसरा तरफ हमको वैल्यू आया तो इधर हमको कितना आया 476 का वैल्यू आया। इसका मतलब ये कैपेसिटर जो है आपका पैरेलल में लगा हुआ है। कैसे लगा हुआ है? पी, पी फोर पैरेलल। तो आपके सर्किट में जितने भी ऐसे कंपोनेंट दिखे जिसके कि एक तरफ ग्राउंड से बीप करे और दूसरे तरफ वैल्यू आ जाए, वो पैरेलल होगा। तो एक बार जरा चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, जो लोग नहीं समझे थे वो लोग मेंशन कीजिए हाँ या ना, यस या नो, वाई या एन। बाकी लोग मत कीजिए, जिन लोगों को पहले ही पता चल गया था। तो एक बार जरा मेंशन कर दीजिए। ओके, थैंक यू एवरीवन कि आप लोग समझ पा रहे हैं। एक भाई साहब, दो भाई साहब अभी भी कह रहे हैं कि नहीं 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 रोशन कुमार जी, ठीक है रोशन कुमार जी नहीं समझे हैं, कोई बात नहीं है। आप इस वीडियो को ले लीजिएगा और जरूर एक दो बार रिवर्स फॉरवर्ड करके देखिएगा, ठीक है। रिवर्स फॉरवर्ड करके आप इस वीडियो को, क्लासेस की वीडियो आप ले लीजिएगा, रिवर्स फॉरवर्ड करके देखिएगा, 100% समझ में आएगा। नहीं समझने की कोई चांसेस नहीं है, बिल्कुल समझ में आएगा। उसके बावजूद भी नहीं समझ में आया तो फिर हम आप लोग को नेक्स्ट स्टेज जरूर बताएं। ओके, तो चलिए पैरेलल सीरीज खत्म हो गया। अब उसके बाद एक बार और हम बताते हैं कि जो चीज सीरीज में लगा होता है उसमें आपको किसी भी तरफ से बीप नहीं आएगी। जैसे कि देखिए ये रेजिस्टेंस इससे पहले हमने चेक किया था, ये रेजिस्टेंस आपको याद होगा कि ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी थी, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 किलो थी, 1 किलो, है ना। और ये रेजिस्टेंस किस में लगा हुआ है? S4 का मतलब हो गया सीरीज। ये रेजिस्टेंस किस में लगा हुआ है? सीरीज में लगा हुआ है। तो अब भैया जो कंपोनेंट सीरीज में लगे होते हैं उस कंपोनेंट्स का फितरत होता है कि वो दोनों तरफ जीआर वैल्यू देगा। क्या देगा? दोनों तरफ जीआर वैल्यू देगा। ध्यान से समझिएगा। देखिए मल्टीमीटर अभी हमारा बजर मोड पे है, यानी कि मल्टीमीटर अभी हमारा बीप मोड पे है। देखिए मल्टीमीटर को अभी हमने यहाँ सील्ड पे रखा, माइनस पे रखा। अब रेजिस्टेंस के एक तरफ सटाए तो देखिए 350 का जीआर आया, और रेजिस्टेंस के दूसरे तरफ सटाए तो देखिए 700 का जीआर आया। दोनों तरफ जीआर आया ना, देखिए इधर भी जीआर आया और इधर भी जीआर आया। ओके, तो दोनों तरफ हमको जीआर देखने को मिला। अब देखिए एक तरफ का जो जीआर है हमको 300 के करीब है और एक तरफ का जीआर 700 के करीब है ना। समझिएगा, लॉजिक को थोड़ा समझिएगा। अब आप बोलोगे कि सर दोनों तरफ का जीआर सेम क्यों नहीं है? इधर का भी जीआर 300 और इधर का भी जीआर 300 क्यों नहीं है? सर ये डिफरेंस क्यों है? ये जीआर में सर डिफरेंसेस क्यों आया? सेम होनी चाहिए ना। नहीं, लॉजिक पकड़िए एवरीवन, आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन चाहिए सभी लोगों को। जो लोगों को क्लास में, देखिए वो लोगों को क्लास में नहीं मजा आ रहा है ना, एक बात और कह रहा हूँ शायद आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, उन लोगों को क्लास में नहीं मजा आता है ना जिनको डायरेक्ट सॉल्यूशन चाहिए कि सर डायरेक्ट बताओ ना, एक मेरा मोबाइल ऑन नहीं हो रहा कैसे होगा? सर एक बताओ ना, एक मोबाइल ना मेरा चार्ज नहीं हो रहा है, चार्ज कैसे होगा? उसको मजा नहीं आता है, वो भागते हैं क्लास से। लेकिन जिन लोगों को ना गहराई से लेकर के पूरी ऊपर तक सीखने हैं, वो समझेगा। अगर किसी चीज को इंजीनियर बननी है तो छोटी छोटी बातों को सीख करके वो आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं, देखिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जिसका भी तगड़ा है, मैं उन लोगों को सलाम करता हूं जिनका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही तगड़ा है। वो रिपेयरिंग में किसी को पकड़ने नहीं देगा, वो सबसे मस्त रिपेयरर बनेगा। मार्केट में उससे हाथ मिलाने वाला कोई नहीं हो सकता, मैं लिख करके दे दूंगा। लेकिन जो ना सिर्फ दूसरों से देख करके सीखा है, अच्छा मतलब मोबाइल ऑन नहीं हुआ, इस आईसी को चेंज किया तो ऑन हो गया। अच्छा टावर नहीं आ रहा है, इस आईसी को चेंज कर दिया तो टावर आ गया। ये होता है देखा देखी की नॉलेज। आई बात समझ में? मेरी बातों को समझिएगा एवरीवन, अगर बुरा लगे तो मेरा बात वापस कर दीजिएगा, सॉरी। तो देखिए जो लोग देखा देखी में सीखते हैं ना, सिर्फ देख करके, चाहे वो यूट्यूब से देख लिए, चाहे वो दूसरे के पास खड़े होकर के थोड़ा सा सीख लिए कि ये मतलब टावर नहीं आ रहा था इसको बदलने से आ गया,
तो ये नॉलेज सिर्फ कुछ समय के लिए ही है, लेकिन जिसका बेसिक बहुत ही तगड़ा है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं इसको, काफी अच्छी है, वो कभी भी पीछे नहीं हटेगा। और कोई अपडेट्स भी आएंगे तो उनको जल्दी समझ में आएगा, और जो देखा देखी वाले लोग हैं ना, वो सर खुजलाएंगे, यार ये चीज क्या आ गया मार्केट में। पहले तो ठीक था कि पेस्टिंग वारंटी वाला फोल्डर था, लगा देते थे, खराब हो जाता था तो वापिस कर देते थे। अभी नया हल्ला आप लोग सुना ना, पेस्टिंग वारंटी, कि यार लगा के दे देते थे, क्योंकि वो भाई साहब को ये चिंता है ना कि यार हमको तो हाथ साफ है नहीं फोल्डर लगाने में। पेस्टिंग वारंटी था तो लगाने में लाइनिंग वो आ जाता था, टचो छोड़ देता था तो हम बदलवा लेते थे। अब तो बड़ा पंगा है, क्योंकि लगाने में थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो वापिस तो होगा नहीं। लेकिन एक चीज आप सोचिए, जिसका हाथ साफ है, जिसको ना फ्रेम की नॉलेज है, मदरबोर्ड के सेटिंग्स की नॉलेज है, एडजस्टमेंट और फिटिंग की नॉलेज है, उसको अगर कॉपी से कॉपी भी फोल्डर दे दीजिए, वो फ्रेम में लगा देगा और खराब नहीं होगा फोल्डर। आप मानते हैं ना इस बात को, है ना। होगा खराब जिसका हाथ साफ है, जिसको पता है मतलब सुई बाय सुई कि इधर कितना आना चाहिए, नीचे कितना आना चाहिए, नीचे में पत्ता कितना खींचना चाहिए, ग्लू हमें कितना डालना है। तो जिनको नॉलेज है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेस्टिंग खत्म हो गया, वारंटी तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं लगा के दे सकता हूँ, मुझे पता है कि फोल्डर की फिटिंग कैसे करी जाती है मोबाइल में। आई बस। तो मैंने थोड़ा सा एक लाइन आपको बताया, तो बात घूम फिर करके वही आता है कि जिसको जड़ पता है ना, बेसिक जिसको पता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो देखा देखी वाला लोग है ना, कि गए मार्केट से 60 रुपया का वो 30 आध हजार खरीद के लाए, अब बस चारों साइड में धर दिए, अब फोल्डर चिपका दिए, पता नहीं अंदर में पहले से जो टूटा हुआ ग्लास का डस्ट था वो दबा, डिस्प्ले में लाइनिंग आ गया, ग्लू डाले तो पूरा पत्ता में सटा दिए, 2 दिन बाद डिस्प्ले व्हाइट हो गया, टच छोड़ दिया। तो भैया ये देखा देखी वाले लोग फंसते हैं, लेकिन जिनको प्रॉपर आइडिया है, जिन्होंने आज 10 साल मेहनत करी है, वो नहीं फंसेगा, क्योंकि उन्होंने पा लिया सब कुछ। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ थे कि भाई साहब इस रेजिस्टेंस में दोनों साइड सेम वैल्यू क्यों नहीं आया, हम यहाँ पे सवाल पे थे। तो भाई साहब ये दोनों तरफ सेम वैल्यू तभी आएगा जब ये रेजिस्टेंस हमारा ओम्स में होगा। किस में होगा? ये रेजिस्टेंस हमारा जब ये ओम्स में होगा, तब दोनों साइड आपको सेम वैल्यू आएगी, या तो 700 या तो 300। अगर ये रेजिस्टेंस किलो में होगा तो एक तरफ ज्यादा आएगा वैल्यू और एक तरफ कम वैल्यू आएगा। यही तो गेम है आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू की। और जो इस चीज को अच्छे से समझ जाएंगे ना, वो उसको मल्टीमीटर अगर आप हाथ में दे दो ना, तो वो रेजिस्टेंस को जीआर वैल्यू के माध्यम से ही बता देंगे कि ये रेजिस्टेंस खराब है कि बढ़िया है। जीआर वैल्यू के माध्यम से कंपोनेंट्स को पकड़ लेंगे कि ये खराब है कि बढ़िया है ना। जो मेथड मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, अभी मैं बेसिक मेथड तरीका समझा रहा हूँ, रेजिस्टेंस की पहचान की, चेकिंग की, पकड़ की, जीआर वैल्यू की, पैरेलल एंड सीरीज की, तो आपको आगे दिक्कत नहीं। तो 7:58 हो गए हैं एवरीवन, तो आज के लिए हम क्लास को यहीं पे स्थगित करते हैं। ठीक है, और आप लोग जरा मुझे चैट बॉक्स में एक बार मेंशन कर दीजिएगा कि क्लासेस समझ में आ रही है या नहीं, यस या नो, जरा एक बार मेंशन कर देंगे। ओके, चलिए। हाँ, कैपेसिटर के बारे में भी कल हम आपको बताएंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे। देखिए मैं देखिए यही चाहता हूं ना एवरीवन, कि आप जो भी चीज हमारे साथ जुड़ के सीख रहे हैं, कम से कम वो चीज आप अच्छे से सीख लो। एक चीज आपको भी पता है एवरीवन, कि देखिए आप अगर मान लीजिए 5 दिन की क्लास है, तो 5 दिन की क्लासेस में तो पूरा रिपेयरिंग हम खत्म नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन 5 दिन की क्लासेस में इतनी तो कॉन्फिडेंस आपको जरूर आ जाएगी कि हम आपके से सर जुड़े हैं, तो मैं सीख सकता हूँ और आप सिखा सकते हो, है ना। ये अनुभव आपको जरूर आता है। ओके, चलिए एवरीवन, आप लोगों से विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। हमारे साथ बिजली भी थोड़ी चली गई है।
बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन, और टेंशन ना लीजिए, और जो लोग गलत कमेंट्स कर रहे हैं उस पर ध्यान मत दीजिए। दो ही चीज होता है दुनिया में, लोग या तो आपको सपोर्ट करेंगे या तो भड़काएंगे, तो इसलिए भड़किए नहीं। आपका 1 रुपए हमें अभी देना नहीं है, ठीक है? 1 रुपए हमारे साथ आपका कोई खर्चा नहीं है, बल्कि मैं टाइम निकाल करके आपके साथ आया हूं, तो आप दूसरे की बातों में मत आइए। वो नहीं चाहेगा कि भाई तुम सीखो, ठीक है? जबकि यहाँ सोचना चाहिए कि भाई आप 1000 किलोमीटर दूर हो और वो 500 किलोमीटर दूर है, कोई किसी का कस्टमर लेने वाला नहीं है, ठीक है? लेकिन फिर भी कुछ लोग ना आपको थोड़ा सा वो करेंगे, निगेटिव सोच डालेंगे मन के अंदर, बल्कि कोई टेंशन नहीं लेना। इसीलिए तो हम आपके साथ 5 डेज हैं कि भाई एक दिन ना समझ में आया, दूसरा दिन देखो, दूसरा दिन ना आया, तीसरा दिन देखो, चौथा, 5 दिन में तो आप मुझे जान ही जाओगे। कहावत है ना कि किसी को पहचानना 2 मिनट का खेल है। हम आपको 5 दिन का टाइम दे रहे हैं कि आप मुझे समझ लो। आगे अच्छा लगे तो साथ रहेंगे, नहीं अच्छा लगे तो क्या जाता है, कुछ नहीं जाता है। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेंशन नहीं लेना है लाइफ।